नमो बुद्धाय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अवर प्राइड हमारे गौरव पर। आज हम बात करेंगे ऐसे राजा की जिसे इतिहास ने गलत समझा, बदनाम किया, महाराजा जयचंद्र। उनके विरुद्ध कई मिथक और झूठ फैलाए गए। वो एक षड्यंत्र के तहत, जैसे कि उन्होंने विदेशी शासक मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया, लेकिन क्या सच है? इस कहानी में हम राजस्थान, वाराणसी, कन्नौज और मगध जैसे प्राचीन केंद्रों से जुड़े जयचंद्र के गौरवशाली इतिहास को विस्तार से समझेंगे। और एक और झूठ फैलाया गया कि पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग था जयचंद्र की बेटी संयोगिता से, और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण करके ले गया था, इसलिए जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मानता था। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, इस प्रसंग में कितनी सच्चाई है, ये हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक, जिससे आप वास्तविक इतिहास से रूबरू हो पाए और झूठ से पर्दाफाश हो पाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे विनम्र आग्रह, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार माननीय आनंद स्वरूप मित्र जी के ने एक पुस्तक की रचना की, जिसका अभिकल शीर्षक कन्नौज का इतिहास। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार माननीय आनंद स्वरूप मित्र जी ने एक पुस्तक की रचना की, जिसका अभिकल शीर्षक कन्नौज का इतिहास तथा महाराजा जयचंद्र की सत्य कहानी है। इस पुस्तक के अनुसार महाराजा जयचंद्र को जयचंद, जयचंद्र और जयचंद के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक प्रचलित नाम है वह जयचंद। महाराजा जयचंद्र को असुरेंद्र की उपाधि दी गई। असुरेंद्र का अर्थ ऐसा व्यक्ति होता है जो असुर लोगों का सरदार हो, या मुखिया हो, या राजा हो। दोस्तों, एक बात तो आप पक्का जान लो कि जहां पर असुर का, दानव का, दैत्य का या राक्षस का प्रयोग होता है, वो आपके यानी बहुजनों के अपने पूर्वजों के लिए होता है, और वो सभी के सभी बौद्ध राजा थे। इसलिए इस तरह के जो अपमानजनक शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। यदि महाराजा जयचंद्र असुर थे तो उन्हें बदनाम करने का काम अथवा उनकी छवि विकृत करने का काम तो ब्राह्मण इतिहासकारों, साहित्यकारों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन तथाकथित इतिहासकारों ने महाराजा जयचंद्र को असुरेंद्र कहकर यह बात सिद्ध कर दी कि वे ब्राह्मण संस्कृति के पक्षधर तो कतई नहीं थे, अपितु वे श्रमण संस्कृति के पोषक थे। इन लोगों ने पुराणों में बुद्ध को भी असुर की उपाधि दी है, और न जाने कितने तरीकों से बुद्ध को अपशब्दों से संबोधित करने का काम पुराणों, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में किया गया है। इतने अधिक नाम और विविध विमर्शों से सहजी अनुमान लगाया जा सकता है महाराज जयचंद्र अपने युग के महाप्रतापी राजा हुए हैं। यहां यह बताना युक्ति संगत होगा कि महाराजा जयचंद्र महान खत्तीय, कुलभूषण, उदार शासक थे। पाली भाषा में खत्तीय बड़े बड़े भूखंडों तथा खेतों और क्षेत्रों के स्वामी को कहा जाता है। ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ मौर्य की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करवा दी थी, और खत्तियों या मौर्यों या बौद्धियों की संस्कृति, विरासत, गौरवपूर्ण इतिहास का नाश करना आरंभ कर दिया था। इसी दौरान ब्राह्मणों ने खत्तियों को अपनी भाषा संस्कृत में क्षत्रिय कहना आरंभ कर दिया था। बाद में बौद्धों, खत्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रांति के तहत क्षत्रियों के एक बहुत बड़े हिस्से का यज्ञोपवीत संस्कार बंद करके उन्हें शूद्र के रूप में अभिशप्त जीवन जीने को विवश किया गया। इन शूद्रों अर्थात पूर्व के खत्तियों पर इतने सारे अमानवीय प्रतिबंध थोपे गए, जिससे वे अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त ही न कर सके। जो आज शूद्र हैं वो पुराने खत्तिय यानी क्षत्रिय ही हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक हु वर शूद्राज, शूद्र कौन और कैसे, में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी बताया है कि जो आज के शूद्र हैं वो चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं। हम बात करेंगे महाराजा जयचंद्र की शिक्षा दीक्षा की।
स्वाभाविक है, जयचंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके नगर वाराणसी में ही हुई थी। जयचंद्र के पितामह यानी दादा महाराजा गोविंद चंद्र की पटरानी महारानी कुमार देवी, जो बौद्ध धर्म के प्रति जीवन भर समर्पित रही थी, उनने उनका पठन पाठन, शील सदाचार का पाठ सिखाने का सारा प्रबंध भिक्षु जगन्मित्रानंद द्वारा कराया था। भिक्षु जगन्मित्रानंद उस समय बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ के संघ नायक थे। यह बहुत उत्साहजनक तथ्य है कि भिक्षु जगन्मित्रानंद जी द्वारा लिखित 20 संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में तिब्बती अनुवाद तिब्बत देश में आज भी उपलब्ध हैं। उन्हीं के ग्रंथों में चंद्रराज लेख नाम के एक सुदीर्घ पत्र के रूप में ऐतिहासिक दस्तावेज भी मिला है। बोधगया से प्राप्त एक लेख में महाराजा जयचंद्र और आचार्य जगन्मित्रानंद के संबंधों का स्पष्ट विवरण दिया गया है, दिखाई देता है। 37 भाषाओं के प्रकांड पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन बौद्ध जगत के प्रमाणिक विद्वान हुए हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में मित्र योगी या जगन्मित्रानंद एक बड़े सिद्ध हो गए थे। भिक्षु जगन्मित्रानंद ने ही जयचंद्र को बाल्यकाल से बौद्ध धर्म की विधिवत शिक्षा दी थी। किशोरावस्था में ही वे बुद्ध देशना का महत्व और सार जान चुके थे। यही कारण था कि जयचंद्र को बाल्यकाल से ही भगवान बुद्ध और बुद्ध विहारों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनकी दादी महारानी कुमार देवी और बसंत देवी महायान बौद्ध धर्म की समर्पित अनुगामिनी थीं। गोविंद चंद्र ने श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, कन्नौज, नालंदा, कुशीनगर और बौद्ध गया के विहारों को पर्याप्त धन, ग्राम आदि उपहार स्वरूप दान में दिए थे। न जाने कितना धन व्यय करके उन्होंने अनेक बुद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया था। इन सब बातों का असर जयचंद्र के मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक बाल्यकाल से ही पड़ गया था। बचपन में वह अपनी दादी कुमार देवी के साथ प्रायः इसी पत्तन मृगदाय यानी ऋषि पत्त मृगदाव यानी सारनाथ के बुद्ध विहारों, चैत्यों, स्तूपों के दर्शनार्थ और सद्धम्म के ज्ञानार्जन हेतु जाया करते थे। सारनाथ वाराणसी के अति निकट पड़ता है, अतः इस कारण भी यह महारानी कुमार देवी और राजा जयचंद्र का प्रिय तीर्थ स्थल था। डॉक्टर शशि भूषण सिंह एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं एक सफल ग्रंथकार हैं। आपने अपने ग्रंथ में सारनाथ के से उत्खनन में प्राप्त हुए महाराजा जयचंद्र की महान दादी महारानी कुमार देवी के शिलालेख के हवाले से बताया है कि गहड़वाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को काफी प्रशय दिया। परिणाम स्वरूप मध्यकाल की विनाश लीला से ठीक पूर्व बौद्ध धर्म एक बार पुनः जन सामान्य के मध्य पहुंचा प्रतीत हुआ। गोविंद चंद्र के समय में वाराणसी नगरी बौद्ध विद्वानों के लिए प्रसिद्ध थी। सारनाथ एक बार पुनः अलंकृत हो उठा था। कुमार देवी गोविंद चंद्र की 4 रानियों में से तीसरी थी। इसकी काफी दिलचस्पी बौद्ध धर्म के विकास में थी। वह स्वयं बौद्ध थी। कुमार देवी के सारनाथ में संरक्षित लेख से पता चलता है कि जम्बुई पत्तलिका के लोगों ने कुमार देवी से धम्मचक्र जिन विहार की मरम्मत के लिए आग्रह किया और उसे स्वीकार कर कुमार देवी ने सारनाथ के बुद्ध विहारों की मरम्मत करवाई। इस घटना से तत्कालीन बनारस के लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा और जागरूकता का पता चलता है। गोविंद चंद्र का पुत्र विजयचंद्र राजा बना। विजयचंद्र ने ही सन 1168 में जयचंद्र को युवराज नियुक्त किया, जो उनकी मृत्यु के बाद सन 1170 ईस्वी में राजा बने। बोधगया से प्राप्त अभिलेख में जगन्मित्रानंद द्वारा जयचंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की बात का उल्लेख आया है। संभवतः इसी कारण जयचंद्र की बुद्ध में और बुद्ध विहारों में अपार श्रद्धा थी। जयचंद्र की जो विलक्षण रण कौशल था, जरा युद्ध के वो कितने पारंगत थे उसमें बात करेंगे हम। जयचंद्र की घुड़सवारी, हस्ती युद्ध, खड़ग विद्या आदि की बड़ी अच्छी शिक्षा दी गई थी। वे बचपन से ही बुद्ध प्रेमी होने के साथ ही युद्ध प्रवीण भी थे। नयचंद कृत नयचंद के द्वारा लिखी हुई रंभा मंजरी में
जयचंद्र की भुजाओं की तुलना मदन वर्मा की राजश्री रूपी हाथी को बांधने के लिए प्रयुक्त खंभे से की गई है, जिससे यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि उसने मदन वर्मा को युद्ध में परास्त किया था। उक्त पुस्तक पर आपको यह लेख भी मिलेगा। जयचंद्र को गोविंद चंद्र द्वारा निर्मित एक विशाल राज्य, महान सैनिक शक्ति और कुशल प्रशासन उत्तराधिकार में मिला था, जो उसके पिता महाराजा विजय चंद्र के समय भी यह राज्य शिथिल नहीं हुआ था। इसी पृष्ठ पर पाद टिप्पणी द्वारा स्पष्ट किया गया कि चंद्रबरदाई उसकी सेना की विशालता बताते हुए कहता है कि उसके अग्रभाग यानी आगे का भाग युद्ध स्थल पर पहुंच जाने पर पिछला भाग यात्रा प्रारंभ नहीं किए रहता था। सूरज प्रकाश के अनुसार जयचंद्र की सेना में 80,000 शस्त्रधारी सैनिक, 30,000 बख्तरबंद घोड़े, 3 लाख पैदल सेना और 2 लाख धनुर्धर और बहुत से हाथी थे। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक जी भी स्वीकारते हैं कि महाराजा जयचंद्र की सेना बहुत विशाल थी। वे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में दर्ज करते हैं, मुसलमानी इतिहासकारों ने प्रतिहार शासक प्रथम भोज, चंदेल शासक विद्याधर, गढ़वाल शासक जयचंद्र और तृतीय पृथ्वीराज चौहान की सेवाओं में बहुत ही विशाल सेनाओं के होने का उल्लेख किया है। यह निर्विवादित सत्य है कि महाराजा जयचंद्र बड़ा प्रतापी, महापराक्रमी राजा था। उसके पास इतनी विशाल और सुप्रशिक्षित सेना थी कि लोगों ने जयचंद्र का नाम दल पंगुल ही रख दिया था। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में तो महाराजा जयचंद्र की प्रशस्ति में यहां तक लिखा है कि महाराजा जयचंद्र ने 700 योजन पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि वह विशाल भूभाग का राजा बन गया था। ये सभी प्रमाण महाराजा जयचंद्र की वीरता को सिद्ध करते हैं। राज्याभिषेक के बारे में बात करेंगे। महाराजा विजयचंद्र ने अपने जीवन काल में ही जयचंद्र को युवराज बना दिया था। सन 1170 में जब विजयचंद्र की मृत्यु हुई, राजसी शोक मनाने के कुछ दिन पश्चात ही बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास सहित जयचंद्र का राज्याभिषेक की संस्कार संपन्न हुआ। बड़भी ग्राम के प्राप्त हुए एक ताम्रपत्र में इसके राज्याभिषेक का सुंदर वर्णन किया गया है। उस ताम्रपत्र के अनुसार महाराजा जयचंद्र का राज्याभिषेक सन 1170 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को संपन्न हुआ था। विवाह की बात करेंगे महाराजा जयचंद्र की। महाराजा जयचंद्र का स्वयं का विवाह स्वयंवर विजित करने के पश्चात किशोरावस्था में ही हो गया था। उन दिनों बहुपत्नी प्रथा का पालन करना बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था। यही कारण है कि महाराजा जयचंद्र की 16 पत्नियों के होने का वर्णन इतिहास में मिलता है। डॉक्टर मोतीचंद जी ने अपने ग्रंथ में उनकी 2 रानियों का वर्णन किया है। यह है महारानी कपूर देवी और महारानी सुहावा देवी। महाराज जयचंद्र की 6 रानियों के नाम हैं। पहली नयन केली, दूसरी गोसल देवी, तीसरी कुमार देवी, चौथी बसंत देवी, 5वीं भीम देवी और 6वीं दाल्हण देवी। उनने कौन से युद्ध लड़े और कहां का विजय प्राप्त की, जरा हम उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बंगाल की सेना ने वीर विजयचंद्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मगध पर धावा बोला, लेकिन महाराजा जयचंद्र की विशाल बाहों का पराक्रम देखिए कि उन्होंने इस आक्रमण को विफल करने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और शत्रु की दाल गलने नहीं दी। उसके पश्चात महाराजा जयचंद्र ने यवन और सेनों के ने कलंजर के चंदेल राजा मदन वर्मदेव पर आक्रमण किया और थोड़े से पराक्रम प्रदर्शन से ही उसके पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। उसी समय पूरे दल बल के साथ भोरों पर भी लड़ाई की और खोड़ को भी अपने आधिपत्य में कर लिया। इसके समय के लगभग 14 ताम्रपत्र और कुछ शिलालेख मिले हैं। राजा जयचंद्र सांस्कृतिक कार्यों में भी बहुत रुचि रखते थे। कला संस्कृति संबंधी गतिविधियों में विशेष रुचि रखने के कारण महाराजा जयचंद्र विद्वानों और कवियों का बहुत आदर सम्मान किया करते थे। प्रसिद्ध काव्य नैषधीय चरित का रचयिता कवि श्री हर्ष उनके दरबार का एक प्रसिद्ध कवि था। महाराजा जयचंद्र राजधर्म निभाने के साथ
अपने दायित्व के प्रति पूर्णतः सचेत रहते थे। महाराजा जयचंद्र सभी पंथों के साधुओं और ब्राह्मणों का भी उससे बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने अनेक गांव बौद्ध भिक्षुओं ब्राह्मणों को संरक्षणार्थ दान में दिए थे, ताकि इन गांवों की जमीन पर खेती करके बुद्ध विहारों पर अपने वाले खर्चे की भरपाई की जा सके। महाराजा जयचंद्र ने स्वयं ही भारी धनराशि खर्च करके अनेक बुद्ध विहारों और मंदिरों का मरम्मत करवाई थी और निर्माण करवाया था। आचार्य जगन्मित्रानंद के समय बौद्ध धर्म अच्छी खासी स्थिति ही नहीं बल्कि अपितु सुदृढ़ स्थिति में था। इसी के साथ बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या बहुत विशाल थी तथा तब बहुत से विद्वान भी होते थे, जिनकी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आचार्य जगन्मित्रानंद जी जैसे दार्शनिक विद्वान बड़े बड़े गंभीर दार्शनिक ग्रंथों का सृजन कर रहे थे। राहुल जी ने ही प्रथम बार एक बार बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया था। महाराजा जयचंद्र उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आचार्य जगन्मित्रानंद के शिष्य थे। उन्हीं के आचार्यत्व में जयचंद्र ने सद्धम्म की विधिवत शिक्षा ग्रहण की थी। उनके विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व की धमक तिब्बत के राज परिवार तक जा पहुंची। तिब्बत के राज परिवार ने महाराजा जयचंद्र की सेवा में सद्धम्म के हित में आचार्य जगन्मित्रानंद जी को तिब्बत देश में जाने का निवेदन भेजा, जिसे धम्महितैषी राजा जयचंद्र जी ने खुशी खुशी तुरंत स्वीकार कर लिया। अतः आचार्य जगन्मित्रानंद जी को धम्म प्रचार के लिए नेपाल के रास्ते तिब्बत भेजा गया। कई वर्षों तक अथक प्रयासों के पश्चात पूज्य लामा डॉक्टर लवसट दोरजे यानी रबलिंग जी से ज्ञात हुआ कि चंद्र राजलेख तिब्बतीय भाषा में अभी भी सुरक्षित है और तिब्बत में मौजूद है। काशी का इतिहास इसके लेखक हैं डॉक्टर मोतीचंद। उन्होंने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, महाराजा जयचंद्र वज्रयान बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। इसी पुस्तक में यह भी साफ शब्दों में दर्ज है कि भदंत जगन्मित्रानंद जी भी वज्रयानी बौद्ध धर्म के बौद्ध आचार्य थे। हम समझते हैं कि अब महाराजा जयचंद्र के बौद्ध होने में कोई संशय बाकी नहीं रह गया है। महाराजा जयचंद्र द्वारा दुर्ग निर्माण किस तरह किए गए? उनके राज्य की सुरक्षा की दृष्टि अनेक दुर्गों का किलों का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रधान दुर्ग कन्नौज, इटावा, असाई और गंगा के किनारे कुर्रा में थे। इन दुर्गों में बड़ी संख्या में सेना हर समय विद्यमान रहती थी। यही कारण था कि महाराजा जयचंद्र ने लगभग 24 वर्षों तक निष्कंटक निर्बाध रूप से राज्य किया। वाराणसी में ही उनकी राजधानी थी। प्रायः इतिहासकार लेखकों ने गहड़वाल वंशी राजाओं को कन्नौज का राजा लिखा है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम है। गहड़वाल वंश की राजधानी कन्नौज में भी थी, किंतु वह बहुत बाद में बनी थी। पूर्व से इस वंश की राजधानी वाराणसी में ही हुआ करती थी। चंद्रदेव ने सन 1080 ईस्वी में कन्नौज को प्रतिहारों से छीन लिया था। महाराजा गोविंद चंद्र जी ने वहां अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की। तब से काशीराज गोविंद चंद्र जी कन्नौज के महाराजा भी कहलाए जाने लगे थे। शिलालेख पर भी इसके प्रमाण मिलते हैं। मृगदाव यानी सारनाथ के उत्खनन में प्राप्त महारानी कुमार देवी वाले शिलालेख में भी गोविंद चंद्र को काशी का महाराजा कहा गया है। महाराजा जयचंद्र को बोधगया वाले लेख में काशीश यानी काशी का राजा लिखा गया है। मुसलमान लेखकों ने भी अपने इतिहास ग्रंथों में जयचंद्र को बनारस का ही राजा कहा है। संकट काल कब आया उनके ऊपर? अंतिम दिनों में जयचंद्र के साम्राज्य पर चारों ओर से संकट उपस्थित होने लगे। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर शहाबुद्दीन गोरी का आधिपत्य कब्जा हो जाने के पश्चात पश्चिम में यवनों का आतंक छाने लगा। प्रजा में यवन साम्राज्य की सनसनी फैलने लगी। सन 1193 ईस्वी में यवनों का एक हल्का आक्रमण हुआ, जिसे जयचंद्र ने पूरी शक्ति और सामर्थ्य से असफल कर दिया। किंतु इसी बीच बंगाल के सेनों ने अच्छा अवसर आया देखकर मगध पर धावा बोल दिया। जयचंद्र ने विशेष रूप से पश्चिम में भिड़े होने के कारण पूरब की ओर विशेष ध्यान न दिया। फलतः उसी वर्ष मगध पर सेन वंश का अधिकार हो गया। महाराजा जयचंद्र ने सोचा था कि पश्चिम भाग में शांति स्थापित कर पुनः पूर्वी भाग को आसानी से वापस लिया जा सकेगा, किंतु ऐसे अवसर से लाभ उठाने के लिए
शहाबुद्दीन गोरी भी अपनी संयुक्त विशाल सेना के साथ गहरवाल साम्राज्य पर टूट पड़ा। महाराजा जयचंद्र पर निर्मूल साबित हुआ जो उसका दोषारोपण है, उस पर हम बात करेंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भाग है इसका। चंद्रबरदाई नामक ब्राह्मण भाट के द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के आधार पर अधिकांश लेखकों ने लिखा है कि जनता में यह कहानी भी अत्यधिक प्रचलित है कि जयचंद्र के निमंत्रण पर ही शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और अंत में उसने गद्दार देशद्रोही जयचंद्र पर भी हमला बोला। किंतु इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार महाराजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता एवं आबू के राजा नाहरदेव की पुत्री पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी, उन्हें पृथ्वीराज क्रम से भगा लाया था। रासो में भी यह वर्णित है कि मेवाड़ का राजा समर सिंह तारावड़ी युद्ध में मारा गया, किंतु विद्वानों ने ऐतिहासिक खोजों के आधार पर इन सब बातों को काल्पनिक और निराधार सिद्ध कर दिया है। समर सिंह पृथ्वीराज से 150 वर्ष पीछे यानी बाद में हुआ और राजपूताना का नाहरदेव पृथ्वीराज से शताब्दियों पूर्व हो चुका था। संयोगिता सर्वथा एक बिल्कुल कल्पित नायिका है, ये झूठी कहानी है। पृथ्वीराज रासो के गपोड़ी लेखक चंद्रबरदाई ने अपने को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कहा, किंतु उसके द्वारा वर्णित सारी तिथियां एवं चौहानों की वंशावलियां तक अशुद्ध हैं। अतः इन सब बातों के आधार पर महोपाध्याय डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने सिद्ध किया कि रासो 16वीं शताब्दी से पूर्व की रचना नहीं है। प्रबंध कोश में भी एक मन कल्पित कथा लिखकर जयचंद्र को जबरदस्ती दोषी ठहराया गया है, किंतु वास्तव में इन दोनों लेखकों ने बड़ी भूल की और जयचंद्र का पर जो निराधार दोषारोपण किया है वह निर्मूल और निरी काव्य कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जयचंद्र विशेष रूप से सन्नद्ध होकर आक्रमण किए हुए शहाबुद्दीन गौरी को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। इटावा के पास चंदावर में उन दोनों के बीच जमकर भीषण युद्ध हुआ। हस्ती युद्ध में निपुण जयचंद्र अंधाधुंध युद्ध कर रहा था, किंतु उसका हाथी अचानक भड़क गया और यह भारत का अंतिम महाप्रतापी सम्राट युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गया। महाराजा जयचंद्र के परिनिर्वाण या देहांत के पश्चात उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों अथवा उनके कुल जाति के लोग असुरक्षा एवं संभावित अपमान के भय से मुख्य रूप से राजस्थान की ओर पलायन कर गए। जो गहरवाल लोग कमजोर परिस्थिति के कारण पलायन नहीं कर सके अथवा जिन्हें आगामी शासकों द्वारा दबोच लिया गया, वे ब्राह्मणी चातुर्वर्ण व्यवस्था के तहत अछूत्र, शूद्र, आदिवासी के रूप में अपमानित जीवन जीने को विवश हो गए या यूं कहिए अभिशप्त हो गए। गहरवालों के आधुनिक वंशज गहरवार हैं। संभव है कि ये किसी आदिम जाति के रहे हों जो राज सत्ता पाने पर ब्राह्मणों को दान देने से क्षत्रित्व को प्राप्त हो गए। बौद्ध धर्म विरोधियों ने षड्यंत्र करके पहले तो बौद्धों की स्थिति को दुर्बल किया, फिर सभी प्रकार की तोहमत उन्हीं के सिर पर मढ़ दी। हमारे ऐसे महापुरुषों में महाराजा रावण का भी नाम लिया जा सकता है, जिसे राक्षस, असुर, सीता का अपहरण करता और न जाने क्या क्या कहकर जलील किया गया। ये रावण का वर्णन दिया गया है ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ है लंकावतार सूत्र, जिससे स्पष्ट होता है कि महाराजा रावण बौद्ध राजा था। उक्त ग्रंथ के अध्ययन से प्रमाणित होता है कि महाराजा रावण बहुत महान बुद्धिवादी, विद्वान और बौद्ध धर्मावलंबी व्यक्ति थे। उन्हें बौद्ध होने के कारण ही रामायण में कल्पना के सहारे खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। यदि रावण बौद्ध धर्मावलंबी न होते तो ब्राह्मणी षड्यंत्रों के माध्यम से वे इतने अधिक अपमानित कभी न होते। ये कहते हैं कि रावण तो ब्राह्मण था, मगर ब्राह्मणी ग्रंथ कहते हैं कि रावण तो अवधारी था, यानी किसी भी सूरत में उसका वध किया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब रावण बौद्ध राजा ही था। उसे ब्राह्मण कहकर अपमानित करना सरासर इस देश के भूमि पुत्रों को अपमानित करने का षड्यंत्र है। रावण को ब्राह्मण बताकर अपमानित करने का यही कारण है कि कहीं रावण के अनुयायी वंशज इस कुकृत्य का विरोध न करने लगे। इसलिए 32 कह दिया गया कि वह तो ब्राह्मण था। यदि वे ब्राह्मण थे तो क्षत्रिय राम के द्वारा उसकी हत्या करवाना तो हिंदू धर्म ग्रंथों के आज्ञाओं, आदेशों का सरासर उल्लंघन है, क्योंकि ब्राह्मणी ग्रंथों में
ब्राह्मणी ऋषियों ने खुद ही लिख दिया है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना करो, वह हर स्थिति में अवधारी है, यानी उसका कोई वध नहीं कर सकता। फिर राम के हाथों रावण का वध करवाकर और हर वर्ष हजारों की संख्या में उसके पुतले फूंकने के नाटक से यही सिद्ध होता है कि रावण ब्राह्मण नहीं अपितु इस देश का नागवंशी मूल निवासी बौद्ध राजा था। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण जब ब्राह्मणों की दान दक्षिणा पर ग्रहण लगने लगा तो उन्होंने अशोक के शासनकाल से बौद्ध धर्म के विरुद्ध भूमिगत होकर लामबंद होना आरंभ कर दिया। सम्राट अशोक के 7वीं पीढ़ी के पौत्र महाराजा बृहद्रथ के सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने बहुत भ्रष्ट तरीके से अपने स्वामी महाराजा बृहद्रथ मौर्य द्वारा सेना की सलामी लेते समय उनकी पीठ में खंजर घोंपकर हत्या कर दी। बौद्धों के साथ विश्वासघात और गद्दारी का खामियाजा पूरे देश भारत की राजनीति को भुगतना पड़ा। ब्राह्मणों को इस कुकृत्यों पर उल्हाने ताने झेलने पड़े तो उन्होंने फिर एक और झूठ का सहारा लिया। उन्होंने पूरी शक्ति से प्रचारित किया कि भारत मौर्य सम्राटों की विलासिता और बुद्ध की शांति अहिंसा में सिद्धांतों के कारण गुलाम हुआ। यह झूठा प्रचार गाहे बगाहे आज तक भी जारी है। जब ब्राह्मणों ने इस तथ्य की पड़ताल करते हुए पूछा जाता है हाल में भारत को गुलाम बनाने वाले किसी भी आक्रमणकारी का नाम बताओ, तो ये बेचारे बगलें झांकने लगते हैं। कारण यह है कि यह बौद्धों के शासनकाल में नहीं अपितु षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों के शासनकाल में हमारा भारत महान गुलाम हुआ। महाराजा जयचंद्र को गद्दार के रूप में प्रचारित करने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया। मगर अब इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद महाराजा जयचंद्र के माथे पर लगे कलंक को धोने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह देश और गौरवशाली महापुरुष के बारे में अपनी राय बदलने को बाध्य होगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। जयचंद्र पर आरोप है कि उसने गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, सैनिक सहायता दी, लेकिन समकालीन इतिहासकारों व पृथ्वीराज रासों में कहीं उल्लेख नहीं है कि गौरी को जयचंद्र ने बुलाया और सहायता दी। फिर भी जयचंद्र को झूठा बदनाम किया गया, उसे गद्दार देशद्रोही की संज्ञा दी गई, जिसे एक वीर ऐतिहासिक पुरुष के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता। तराइन के दूसरे युद्ध में चूंकि पृथ्वीराज ने जयचंद्र से किसी भी तरह की सहायता नहीं मांगी थी, अतः जयचंद्र उस युद्ध में तटस्थ था। वैसे भी पृथ्वीराज उस युद्ध में इतने आत्मविश्वास में थे कि जब गुजरात के चालुक्य राजशासा भीमदेव ने सैनिक सहायता का प्रस्ताव भेजा तो पृथ्वीराज ने उसकी जरूरत ही नहीं समझी और संदेश भिजवा दिया, गौरी को तो अकेला ही काफी है। ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र से सहायता मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। आज हम इस बात का भी खुलासा करेंगे कि वो देशद्रोही कौन थे जिन्होंने गौरी को बुलाया। पृथ्वीराज रासो के उदयपुर संस्करण में गौरी को खुफिया सूचनाएं देकर बुलाने वाले गद्दारों के नाम थे प्रताप सिंह जैन, माधे भट्ट और धर्मयान कायस, जो तंवरों के कवि और अधिकारी थे। पंडित चंद्रशेखर पाठक अपनी पुस्तक पृथ्वीराज में माधव भट्ट व धर्मयान आदि को गौरी के भेजे जासूस बताया है, जो किसी तरह पृथ्वीराज के दरबार में घुस गए थे और वहां से दिल्ली की सभी गोपनीय खबरें गौरी तक भिजवाते रहते थे। तो दोस्तों, ये था महाराजा जयचंद्र के बारे में खुलासा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि महाराजा जयचंद्र को क्यों बदनाम किया गया, क्योंकि वो बौद्ध राजा थे और संयोगिता की कहानी गलत गढ़ी गई, झूठी गढ़ी गई। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जो गद्दारी की वो दूसरे लोग थे और महाराजा जयचंद्र को अनावश्यक ही बदनाम करके उनके साथ अन्याय किया गया। दोस्तों, धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आपने अंत तक सुना मुझे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।